वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 4 अप्रैल 2026 और 4 अप्रैल 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में स्मर्ग चैंपियन कौन बना है। केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने 3 अप्रैल को क्या पढ़ा, आर्टेमिस सेकंड मिशन में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। तो स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS का INS मालवन को भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया, 31 मार्च 2026 को। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कौन सा नया पदभार संभाला, तो उप सेना प्रमुख बने हैं ये। और लखपति बिटिया योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, दिल्ली सरकार द्वारा। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कौन कौन से पोर्ट को भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज के रूप में चालू किया, तो दिग्गी पोर्ट और गोपालपुर पोर्ट। मेघालय ने कनेक्टिविटी सुधारने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया, स्टारलिंक के साथ। और कोस्टा रिका ने किस उद्देश्य से ICP ऐप लॉन्च किया, तो मानव सुरक्षा और वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको इस डेली वाली टेस्ट सीरीज में आपको मिल चुका है। डेली PDF मिल जाती है साल इन वन की टेस्ट सीरीज में। वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मार्च महीने का टेस्ट आपको मिल गया। यूट्यूब पर मार्च महीने की क्लास आपको मिल गई और यूट्यूब की ये मंथली PDF आपको मार्च महीने की पूरे फैक्ट के साथ आपको इसके अंदर मिल चुकी है। यानी कि आपको इसके अंदर 31 दिसंबर 2026 डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 4 अप्रैल 2026 की। पहला क्वेश्चन बड़ा ही गजब का प्रश्न है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में स्मरक चैंपियन कौन बना है। ये लीजिए भी, हमने पढ़ा था कि ये स्टार्ट हुए थे 25 मार्च को और इनका समापन हो गया 3 अप्रैल को। यानी कि कल 3 अप्रैल को ये समाप्त हो गए। और इसके अंदर क्योंकि पहला संस्करण हुआ है इसका आयोजित, इसकी शुरुआत हमारे खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की थी। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं कर्नाटक राज्य ने। यानी कि सबसे टॉप पे कौन आ गया, कर्नाटक राज्य, जिसने टोटल 38 पदक इसके अंदर जीते हैं। उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, 38 पदक। देखो स्मर्ग चैंपियन है इसके अंदर कर्नाटक। टोटल कर्नाटक के पदक हैं 38, 23 स्वर्ण जीते, 8 रजत जीते और 7 कांस्य पदक जीते हैं। और उड़ीसा इसके अंदर रहा था दूसरे स्थान पे। याद रखना, टोटल 38 पदक जीते, 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य। और उड़ीसा दूसरे स्थान पे। मेजबान राज्य रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर इसका आयोजन हुआ। 3 शहर थे, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। और आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक चले थे। ये सारी चीज़ें वैसे मैंने आपको पहले करवा दी थी। पहला संस्करण हुआ और इसका शुभंकर है मोरवीर। याद रखना, शुभंकर क्या है, मोरवीर। इसके अलावा हमने पढ़ा इसमें छत्तीसगढ़ की रैंक आई है 9वां स्थान। छत्तीसगढ़ के पदक टोटल 19 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। क्योंकि मेजबान छत्तीसगढ़ रहा तो इसकी आपको रैंक भी पूछी जा सकती है। तो 9वें नंबर पे रहा। आयोजक छत्तीसगढ़ सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण और खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ, ये इतने सारे के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। तो पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ में, जिसमें सबसे ज़्यादा पदक कर्नाटक ने जीते और दूसरे स्थान पर रहा था उड़ीसा। ठीक है, ये गजब का प्रश्न है, इतनी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद रख लेना। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किस संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। गजब का प्रश्न है ये भी। तो केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सलाह पर किस संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, तो ये दिया है NCERT को। ये लीजिए भी, अब NCERT भी एक विश्वविद्यालय की तरह काम करने की आज़ादी इनको मिलेगी। जैसे विश्वविद्यालय काम करते हैं ना, उसी प्रकार अब NCERT भी एक विश्वविद्यालय की तरह कार्य करेगी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा केंद्र सरकार ने UGC की सलाह पर NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है।
अब एनसीईआरटी को विश्वविद्यालय की तरह काम करने की आज़ादी मिलेगी। का मतलब ये हो गया। इस प्रस्ताव में एनसीईआरटी के 6 प्रमुख संस्थानों को शामिल किया गया। एक तो है अजमेर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, मैसूर कर्नाटक, शिलोंग मेघालय और भोपाल का पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है। ये 6 संस्थान है जिनको एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। उसमें राजस्थान का अपना ध्यान रखना, अजमेर संस्थान भी शामिल है। इन सभी संस्थानों को मिलाकर एनसीईआरटी को विशेष श्रेणी में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा चुका है। तो एक विश्वविद्यालय की तरह काम करेगी अब एनसीईआरटी, जो टोटल 6 संस्थानों के अंदर इसको दर्जा मिला है। चंचल कुमार ने 1 अप्रैल 2026 को किस मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? अब देखो 1 अप्रैल से लगभग कुछ नई नियुक्तियां हुई है, तो इन्होंने संभाला है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रूप में। तो चंचल कुमार है वो 1 अप्रैल 2026 से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। ओके, तो चंचल कुमार ने 1 अप्रैल 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बन चुके हैं। इन्होंने संजय जाजू का स्थान लिया है। चंचल कुमार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वो बिहार कैडर से संबंधित है। इन्होंने संजय जाजू का स्थान लिया है। संजय जाजू को अब पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया जा चुका है। तो ये अब है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बन गए चंचल कुमार है, और संजय जाजू है वो बन गए अब है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के नए सचिव बन चुके। ये आपको नई नियुक्ति है, इसको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की संसद में सजे इतिहास को शब्दों में पिरोने वाली पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम भारत से हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट का विमोचन किसने किया है? ये गजब का प्रश्न है। ये देखो तस्वीर में भारत की संसद में इस सजे इतिहास के शब्दों में एक पिरोने वाली पुस्तक है जिसका नाम है टाइड्स ऑफ टाइम भारत से हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट। इसका विमोचन किया है अपने उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। बस याद रखना है, बस आपको इतना ही। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित और राज्यसभा सांसद श्रीमती सुधा मूर्ति द्वारा लिखित ये पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम्स भारत से हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट का विमोचन किया गया है। टाइड्स ऑफ टाइम ये भारत हिस्ट्री टू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट का प्रकाशन है वो लोकसभा सचिवालय ने किया, और इसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ये श्रीमती सुधा मूर्ति द्वारा लिखित ये पुस्तक है। इसमें इसका जो विमोचन है वो अपने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने किया है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। सीबीएसई बोर्ड और 22 राज्यों के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम लागू किया है? ये लीजिए वे अपने जो केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने घोषणा कर दी 1 अप्रैल को कि अब क्या होगा, अब जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता जो स्कूल है ना, यानी कि 22 राज्यों के जो सरकारी स्कूल है उनमें क्या होगा, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक है नए पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे। यानी कि कक्षा 3 से 8 तक क्या होगा, अब नए पाठ्यक्रम में एक तो एआई का जो है सिस्टम होगा और एक है सीईटी यानी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित उनको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि अब छोटे छोटे बच्चों को क्या एक डिजिटल तरीके का उनको तैयार करना है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम लागू कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए किस विषय का पाठ्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग सीटी को लागू किया है। ये सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त जो स्कूल है ना उनके अंदर ये लागू किए जाएंगे। यानी कि 22 राज्यों की जो सरकारी स्कूल हैं सीबीएसई बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त है उनमें कक्षा 3 से लेकर 8 तक है, एक तो उनमें एआई का पाठ्यक्रम होगा और एक उनके अंदर है सीटी का पाठ्यक्रम शामिल है किया जाएगा। यह घोषणा हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 1 अप्रैल 2026 को की। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और ये जो शैक्षणिक सत्र है 2026-27 से इसी सत्र से ये स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इसी सत्र से स्टार्ट होगा नया पाठ्यक्रम। हाल ही में चर्चित, तो इसमें देखो हाल ही में चर्चित क्यूडेंगा वैक्सीन है वो किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ये देखो अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ओमिक्रॉन से संबंधित एक जो है वायरस भी संबंधित आ गया।
तो उसी के अकॉर्डिंग अब भारत में क्या होगा, डेंगू से संबंधित जो एक वैक्सीन है वो तैयार हो चुकी है। उसका नाम क्या है, क्यूडेंगा वैक्सीन। और ये किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है, तो ये है ताकेदा कंपनी। कौन सी कंपनी है, ताकेदा कंपनी। ये एक किसकी कंपनी है, जापान की फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है ना उसकी है ताकेदा कंपनी। उसने क्या है, क्यूडेंगा वैक्सीन तैयार की है। अब ये क्या करेगी, देखो क्यूडेंगा वैक्सीन विकासकर्ता कंपनी जापान की फार्मास्यूटिकल कंपनी है ताकेदा, उसके द्वारा ये तैयार हुई है। इसका प्रकार देखें तो ये लाइव एटेंट्यूटेड यानी जीवित कमजोर वायरस वाली टेट्रावेलेंट वैक्सीन तैयार हो चुकी है। इसमें क्या होगा, जो वायरस है वो डेंगू के चारों प्रकार, जैसे DEVN1 है, ये 2 है और 3 है और 4, ये 4 प्रकार हैं डेंगू के, उसी के अकॉर्डिंग ये वैक्सीन तैयार की गई है। इसमें क्या होगा, 4 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के लोगों को इसमें क्या इस वैक्सीन की खुराक मिलेगी। 4 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के लोगों के लिए डेंगू संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए इसको तैयार किया गया। पहली वैक्सीन जो भारत में डेंगू से बचाव के लिए जल्द मंजूरी मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि अभी तक डेंगू की जो अपनी भारत के अंदर वो वैक्सीन नहीं है, लेकिन जापान की जो कंपनी है उसने तैयार कर दी है और भारत के अंदर जल्द ही इसको मंजूरी मिल जाएगी। आगामी जनगणना के लिए सरकार ने कौन सा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें लोग अपना डेटा ऑनलाइन भर सकेंगे। ये लीजिए भी जनगणना स्टार्ट हो चुकी है 1 अप्रैल से, और ये आपको पता है डिजिटल तरीके से एक जनगणना होगी। और अभी आपको पता है इसके जो अभी 2027 के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है जनगणना के सुदर्शन पटनायक। कौन बने हैं, सुदर्शन पटनायक है, ये मैंने आपको करवा दिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो कौन सा है, CONSENSUS2government.in, ये है पोर्टल। इसी के अकॉर्डिंग क्या है, लोग जो घर बैठे हैं ना वो अपना ऑनलाइन वोट दे सकेंगे, यानी कि डिजिटल तरीके से ऑनलाइन घर ये डेटा ऑनलाइन भर सकेंगे इस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से। तो उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो डिजिटल पोर्टल लॉन्च, सरकार ने CONSENSUS.government.in नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें लोग क्या इस पोर्टल के माध्यम से अपना डेटा ऑनलाइन भर सकेंगे, और समय सीमा पोर्टल गणनाकर्ता के आने से 15 दिन पहले खोला जाएगा। यानी कि जिस प्रकार 15 दिन पहले क्या है उसे जो मतगणना होगा उसमें पहले पूरी तरह से उसको जानकारी मिल जाएगी, और ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें क्या होगा, डिजिटल पद्धति से डेटा है वो तेजी से जल्द उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि जितनी भी जो जानकारी है वो जल्द से जल्द उनको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये अलग अलग पोर्टल है, ये जितने भी जनगणना से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना करंट में, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला, भारत के कोयला गैसीकरण की दिशा में भारत ने कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड और महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के बीच किस परियोजना के लिए ऐतिहासिक भूमि पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, तो ये किए हैं किसके लिए, ऑप्शन नंबर बी, कोल टू अमोनिया नाइट्रेट परियोजना के लिए भारत सरकार ने कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड और महानदी कोल फील्ड दोनों के बीच में समझौता हुआ है। कौन सी परियोजना, कोल टू अमोनिया नाइट्रेट परियोजना। देखो भारत में कोयलाकरण की दिशा में भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड और महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के बीच उड़ीसा के लखनपुर में कोल टू अमोनिया नाइट्रेट परियोजना के लिए समझौता किया गया। कई बार क्या इस प्रकार का सीधा प्रश्न छप जाएगा एग्जाम में, किन के बीच में यह समझौता हुआ है। यह परियोजना भारत की पहली कोयला गैसीकरण परियोजना है। इसमें क्या होगा, 2000 TPD यानी कि टन्स प्रतिदिन अमोनिया नाइट्रेट सुविधा के रूप में परिकल्पित रहेगा, यानी कि टोटल लगभग 2000 जो टन प्रतिदिन कोयला है उसकी नाइट्रेट सुविधा के रूप में ये मौजूद रहेगा। इसे भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित स्वदेशी गैसिफिकेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना हुआ कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, बिहार के CM नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सांसद के तौर पे शपथ लेने जा रहे हैं। और आपको पता है जब ये राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले लेंगे तो इनका ऑटोमेटिक बिहार के CM से इस्तीफा दे देंगे। 10 अप्रैल से अश्विनी भिड़े को बृहत मुंबई नगर निगम की पहली महिला नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया गया। और सेल के निदेशक कृष्ण कुमार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। और इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट की मौखिक सुनवाई में शामिल होने वाले पहले कार्यरत राष्ट्रपति बन चुके। ये पॉइंट नोट कर लेना। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात कितना हो गया, 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये आपको याद रखना है क्योंकि आर्थिक समीक्षा में इस प्रकार के आंकड़े आपको मिलेंगे। तो ये वन लाइनर थे, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन
सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, हॉकी इंडिया 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 में वर्ष 2025 का प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने? हार्दिक सिंह और नवनीत कौर बने हैं। इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको करवा दी है। और अब देखो, एडवांस टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर 14 अप्रैल 2026 को कहाँ लॉन्च होगा? हैदराबाद, बेंगलुरु, अमरावती, चेन्नई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये अपनी यस्टर डोज क्या चल रही थी, ग्राम सभा की गण पूर्ति क्या होती है? देखो, एक हफ्ते आपको इंडियन पॉलिटिकल मिलती है और एक हफ्ते आपको राजस्थान पॉलिटिकल। इसमें क्या होगा, गण पूर्ति होती है, यानी कि टोटल सदस्यों का 10वां भाग है वो होता है इसके अंदर, ठीक है, इसमें याद रखना। और राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? विकास अधिकारी को। किस राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी? 15%। ये प्रश्न आ चुका है। और संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ मिलती है? तो वह 3री अनुसूची। ये भी अभी 2016 का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ उसके अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इस प्रकार मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट डोज, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? और भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? और राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपको मैं मंडे से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो ज्योग्राफी है इंडिया और वर्ल्ड की वो मैं आपको करवाऊंगा आए हुए क्वेश्चनों की। ये थी आज की अपनी क्लास। ये करंट अफेयर बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। ये फर्स्ट ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको टेस्ट मिल गया मंथली का, PDF मिल गई। और ये सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस PT थर्ड ग्रेड की है, LDC है, CET है, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास 4 अप्रैल 2026 की। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, निश्चित तौर से सफलता मिलने है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।